बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 माह से जो हमने सूरत हाल देखी वो शब रोज़ की अनथक मेहनत, सफारती चैनलाइज को यूज़ किया गया, गुजारिशात, सिफारिशात, तकरीबन 3 से 4 मरतबा IMF के डायरेक्टर से मुलाकात, कई फ़ोन कॉल्स। उसके बाद हमने देखा कि बेशुमार इकदाम उठाने के बाद पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। IMF से $3 अरब कर्ज 9 माह के स्टैंड बाय एग्रीमेंट मंजूर हो गया है, जिससे $1.2 अरब फौरी जबकि $1.8 अरब आने वाले अक्टूबर और नवंबर में मौसूल होंगे। नाज़रीन, इन सब में अगर कहा जाए कि सेंट्रल जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल एक कहेंगे कि कैपिटल मुल्की मईशत के लिए यूज़ किया, और उसके साथ साथ उनकी मुआशी टीम इसहाक डार साहब उनकी अंतक कोशिशें रंग ले आईं। और इसके साथ ही जब IMF से हमारी डील हो गई तो हमने देखा कि हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब से हमें $2 अरब मौसूल हुए, UAE से हमें $1 अरब मौसूल होने के बाद अब हमारे जो फॉरेन रिजर्व है जो $14 अरब तक ले जाने की, उसमें हमें मदद मिलेगी। डार साहब ने पहले ही कहा था कि IMF से डील ना होने की जो बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ थे। एक तो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ उनकी शराइत पर इनराफ़ किया था अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, साथ साथ उनकी गलत मौशी पॉलिसीज़ थी। इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी डार साहब ने कसूरवार ठहराया है। बहरहाल इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे इकदाम उठा रहे हैं। मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए इकॉनमी रिवाइवल प्रोग्राम SIFC बना चुके हैं, जिसको आर्मी चीफ साहब की पर्सनली हिमायत हासिल है, और यकीनन जब अस्करी इदारा इसमें शामिल हो गया तो इसके हमें फुल और लॉन्ग टर्म नताइज जो है वो मौसूल होंगे। नाज़रीन, इक़्तिसादी महाज पर नई कामयाबी तो मिल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को यकीन भी है कि अगर इसी कंटिन्यूटी के साथ जो डायरेक्शन से तयन कर दी गई है उसके साथ अगर चलते रहे तो कुछ सालों में जो मुल्क हमारा तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ों में शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि जो इकॉनमी प्लान बनाया जा रहा है और जो IMF की जो शराइत है उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह की जाएगी और मालियाती डिसिप्लिन को कैसे यकीनी बनाना होगा। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुख्तार भट्ट साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त राजा कामरान साहब, इकोनॉमिस्ट, आप भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे साथ यूथ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफीफ़ रशीद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। मुख्तार साहब, माशाल्लाह आप सीनियर भी हैं, बहुत अदवार आपने देखे हैं इन पाकिस्तान की कहेंगे 75 साल तारीख में इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी नहीं देखी। ये जो हो गया ये एक ऑलमोस्ट एक मेरिकल ही था कि IMF के साथ हमारी डील हो गई। सर क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, वो इसको मेरिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमको उनकी कुछ ऐसी शराइत माननी पड़ी हैं जो कि बड़ी टफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि चले एक एग्रीमेंट हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया कि जो हमारी अदर डोनर कंट्रीज़ हैं उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए। उनका कहना यही था कि अगर IMF से आपकी डील हो जाती है तो फिर कंडीशनर थे तो हम फिर आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन बात यह है कि हम कब तक कर्ज ले लेके अपने आप को संभालते रहेंगे। मेन इशू ये है कि हमें ऑस्टेरिटी की तरफ जाना होगा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी के मतलब ये है कि फौरी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर मतलब बजाय ये कि लोन लेकर उनको बनाया जाए, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बेशक हमें लोन तो मिल गया है, लेकिन जो 70% लोग हैं वो बड़े गरीब हालत के अंदर हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है 2 वक्त का खाना खाना। इसके ऊपर बेशुमार आपने देखा होगा कि अखबारात में भी आ रहा है, ख़बरें भी चल रही हैं, TV पे टॉक शो में भी हो रहा है। तो अगर आपने अभी जैसे सुनने में आया कि अब मज़ीद इस पर जो कंडीशनलिटीज़ हमारे पर लगी हैं IMF की, जो हमें ये एक्सटेंडेड मिला है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हमें थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हाउ टू कट डाउन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर के आप अपना ख़र्चा जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर बाहर के मुल्क भी आपको उसी वक्त देंगे जब वो देखेंगे कि वो जो आपको लोन दे रहे हैं, जो पैसा आपको दे रहे हैं, उसकी करेक्ट यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, और इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा साहब और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आपने देखा होगा कि
چونکہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کمٹمنٹ ہے ملٹریلی، بالکل، تو وہ پھر یہ ہے کہ تھوڑا وہ اور انفلوئنس ہم نے دیکھا تھا آرمی چیف صاحب گئے بھی تھے، چائنا گئے بھی گئے وہ، تھے، پھر جی ہاں پرائم وہ گئے منسٹر صاحب انہوں نے نے بھی اور سفارتی کافی اس چینل میں چلائے. کیا، انہوں نے ایشور کیا تھا کہ آپ کا اگریمنٹ ہوپ فلی ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ جو وی پچھلے ول 4 فیسیلیٹیٹ ساڑھے یو. 4 جی سالوں ہاں میں بالکل. کامران ہم نے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھا تھا اس کو بریک کرنے میں بھی ہمارے آرمی چیف صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور یقیناً پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو خود جو ہے وہ اترنا پڑا اور اکانومی ریکوری پلان پر جو ہے اس کا حصہ بنا پڑا. ایپیکس کمیٹی میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اس وقت آپ اگر ہم چلیں، سر نے تو بہت آگے کی بات کر لی جو ہم نے آگے ڈسکشن کرنا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہماری. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بینگ اے اکانومسٹ آپ بتائیں کیا اس کی کنٹینیوٹی چلتی رہے گی؟ کیونکہ اب جو 9 ماہ ہے، جو 9 ماہ کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اس میں 3 گورنمنٹس آئیں گی. ایک تو موجودہ ہے، ایک کیئر ٹیکر آئے گی، اور پھر ایک الیکشن کے بعد آئے گی. اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ اس پہ عمل درآمد میں کتنی مشکلات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے پاس 2 چیلنجز تھے اس بار. ایک تو بات یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مسٹرسٹ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی ٹرانزیشن جو ہے آئین کے تحت، اس کا بھی ایک پروسیس تھا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پروگرام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تقریباً $1.2 بلین ابھی موصول ہو گئے ہیں، $1.2 بلین اس وقت موصول ہوں گے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور وہ نئی گورنمنٹ کو فارم کرنے جا رہا ہوگا. اکتوبر نومبر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس وقت تک تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جب الیکشن کے بعد جب تیسری گورنمنٹ آ جائے گی، جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، تو $1 بلین اس کو اس وقت ملے گا جب اس نے ادائیگیاں کرنی ہوں گی. دیکھیں اکتوبر نومبر نہ صرف ہم نے الیکشن میں جانا ہے بلکہ اور گورنمنٹ کے بنانے کے پروسیس میں ہوں گے، بلکہ اس دوران ہمیں بڑی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں جو ہم نے قرض بازی کے دیے ہوئے ہیں، جو اس وقت ہم نے کھا پی کے ختم کر دیے، اور ان قرضوں کو ابھی اتارنا پڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مشکل پڑ رہی ہے. تو ان قرضوں کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے اسی دوران جس دوران ہمارے پاس گورنمنٹ کی ٹرانزیشن ہو رہی ہوگی. تو اس کو ویل تھاٹ جو ہے ایک عارضی پروگرام ہے، مگر یہ بہت ویل تھاٹ ہے. اور اس میں اگر کہیں پر بھی پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی آئی تو تب بھی شاید یہ پروگرام رک جائے، اور اگر اس میں مس کمٹمنٹ ہوئی تو یہ پروگرام تو ڈیفینیٹلی رک جائے گا. کیونکہ آئی ایم ایف نے اب کیٹیگوریکلی جو 2-3 دن سے خبریں آئی ہیں کہ جی ہم نے پروگرام اپروف کر دیا ہے، مگر سمجھ لیجیے کہ پاکستان کو اکنامک پل سرات سے گزرنا ہے. ہم بہت سخت فیصلے کرنے ہیں اس میں. دیکھیں نا، توانائی کو شعبہ ہی اگر ہم لے لیں تو اس میں ہم نے کتنی بجلی کو مہنگا کیا ہے اور مزید بجلی مہنگی کرنی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اور یہ تمام معاملات ہم نے کیے ہیں جو کہ ان پاپولر فیصلے ہیں، جس کے لیے پولیٹیکل اپنے سٹیک لگایا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. انتخابات میں جانے سے پہلے جو ہے وہ عوام پر زیادہ ٹیکس لگائے ہیں، عوام پر بجلی کا بل ڈالا ہے، تاکہ ایک اوور آل ریاست کو، یعنی سیاست کو نہیں ریاست کو بچانے والا اقدام کیا جائے. کیونکہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پاکستان میں ہم یہ دیکھتے کہ آئندہ انتخابات بھی نہ ہو پاتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی جو نہیں ملتے. تو نہ صرف ایک بڑا ٹف ڈیسیجن لیا ہے موجودہ حکومت نے، مگر آئی ایم ایف نے بھی تمام ٹرانزیکشن کو دیکھا ہے. انہوں نے تمام اکراس دی بورڈ، اپوزیشن لیڈر، پرائم منسٹر ان ویٹنگ اینڈ پرائم منسٹر ان آفس، دونوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اٹس ویری ہیلدی سائن. بٹ یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بھاری قیمت ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین، اصل چیلنجز کی تو ہم بات کریں گے بھی، پروگرام میں ڈسکشن شروع کریں گے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ڈیل کے بعد سے صنعت کاروں میں کتنا اعتماد پیدا ہوا ہے، معاشی طور پر کتنا استحکام آیا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف ڈیل ہو چکی ہے، اور یقیناً اب جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی اس کے بادل ہمیں چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عفیف، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جو بزنس مین ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں، ایک صنعت کار، اس کے لیے جو پولیٹیکل سچویشن تھی یہ بڑی نا امیدی، مایوسی تھی. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ بادل چھٹ چکے ہیں، بڑی اسٹیبلٹی آ چکی ہے. دوسرا، اب جتنے بھی اقتصادی طور پر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں،
اس کو لے کر ایز اے ینگ انڈسٹریلسٹ آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اگر صحیح ڈائریکشن پہ چڑھ پڑی ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہوگا تو مستقبل ہمارا کتنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو پچھلے اگر میں صرف امپورٹ کی بات کروں تو جو پچھلے 6 مہینے میں امپورٹ کو تھوڑا ریسٹرکٹ کیا گیا یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت اچھی چیز تھی، کیونکہ ہم نے جتنا لگژری آئٹمس کے اوپر ہم اپنے ڈالرز کو کنزیوم کر رہے تھے ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک آج کل جو امپورٹ ریسٹرکشن ہے تو اس کے اندر ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کے کوئی بہت بڑا چینج نہیں آ رہا، صرف آپ کو لگژری آئٹمز میں پرابلم آ رہی ہے۔ ہم جس اکنامک کرائسس سے گزر رہے تھے اس کے اندر یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا اور گورنمنٹ نے یہ اچھا سٹیپ لیا تھا کہ ہم نے امپورٹ کو ریسٹرکٹ کیا تاکہ ایک تو لوکل ہماری انڈسٹری بھی گرو ہو اور ہمارا جو فورن ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول لیں۔ تو اگر آپ پچھلے 3 مہینے کے نمبرز دیکھیں گے تو آپ کو نمبرز بہت پازیٹیو دکھیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی لگژری آئٹمس کے اوپر ایکسپینڈیچر کم کیا۔ اسی طرح گورنمنٹ کو اور بھی سٹیپس اٹھانے چاہیے، جو بزنس مین ہے اس کے لیے ایک ایز آف بزنس ایک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی دینی چاہیے تاکہ اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں، فورن انویسٹرز آ سکیں گے، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہو۔ جو ہمارے اکنامک پالیسیز ہیں اس میں ہمیں اور سٹیبلٹی چاہیے ہوگی۔ انٹرسٹ ریٹ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بلند ترین لیول کے اوپر ہے، اس کو ہمیں ریوائز کرنا ہوگا تاکہ ہم اور نئے انویسٹرز لا سکیں اور فورن انویسٹمنٹ لا سکیں اور ایک سینیریو ایسا کریٹ کیا جائے کہ پاکستان لوگوں کو اٹریکٹیو دکھے۔ آج کے دن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہیوج انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، جہاں سے ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں بہت ڈیولپمنٹ کی جگہ ہے، ہمارے پاس انرجی کے اندر بہت ڈیولپمنٹ کی جگہ ہے، نئی انڈسٹریز کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی لیبر فورس اویلیبل ہے، ہمارے یہاں ایگریکلچر کے اندر بہت ابھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جس سے ہم بہت کما سکتے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ چلیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ چیئرمین ٹی ڈیپ زبیر موتی والا صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جس سے اب پاکستانی معیشت جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہو چکی ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو اکانومی ریوائول پلان ہے جس میں ہمارے آرمی چیف صاحب کی حمایت بھی حاصل ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہے اس کا تو ہم انتظار ہی کر رہے تھے نا بہت زمانے سے، اور ہو گیا، بڑا خوشائن ہے، لیکن قرض پھر قرض ہوتا ہے نا، قرض لیا ہم نے، اس کے بعد سعودی عربیہ سے بھی پیسے آ گئے اور یو اے ای سے بھی آ گئے ہیں، تو مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ فسکل اسپیس کریٹ ہو گئی ہے اور ہمارے جو فائنینشیل پوزیشنز ہیں اس کے اندر سے تھوڑے سے ہمارے جو تحفظات ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت جو پوزیشن ہے اس میں آپ نے اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، دوسرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی جو ہے نا یہ قرض لیا ہے ہم نے، کوئی خوشی کی بات نہیں، بڑا دل کھڑا کر کے لیا ہے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ کون سے اقدامات ہیں؟ اقدامات وہ ہیں کہ آپ کا جو $15 بلین کا جو شارٹ فال ہے یا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ وہ پورا کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں اور ایکسپورٹ کے اندر آئی ٹی پر بھرپور توجہ دیں، اور یہ جو بھی نئی انہوں نے بنائی ہے ایپیکس کمیٹی جس کے اندر جو ہے نا گرین ریولوشن کی بات کرتے ہیں اور آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے، اور جو کرنٹ ایکسپورٹ ہے، کرنٹ جو انڈسٹری ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو کر رہے تھے ایکسپورٹ اور ان کا 2 بلین ایکسپورٹ کم ہو گیا، اب یہ جو کم ہو گیا اس کو بڑھانا ہے ہم نے، اس کے لیے کنڈیوسیو پالیسیز لانی ہے، انیبلنگ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے، اور ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو دوسرے کمپیٹیٹو کنٹریز کے برابر لانا ہے۔ ٹھیک ہے عارف صاحب، زبیر صاحب آپ نے جو ابھی باتیں کی، یقیناً جو اکانومی ریوائول پلان ہے اور جو ایس آئی ایف سی ہے اس میں جو 5 ٹارگیٹس ہیں اس میں ایکسپورٹ بھی ہماری جو ہے اس کو آئی ٹی کی یا ہماری ایگریکلچر ہے یا ڈیفنس ہے، ہماری منرلز، ان تمام 5 اہداف ہیں جس کو حکومت ایڈریس کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے وہی بات کی کہ ہم پالیسیز کیسے بنائیں گے، ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے، سب سے بڑا مسئلہ۔ تو سر آپ لوگوں نے کوئی پروپوزلز حکومت کو دیے ہیں، کوئی انیشیٹو لینے کی کوشش کی آپ لوگوں نے اس پہ؟ دیکھیں ٹی ڈیپ سے تو میں نے پورا اس کا پورا ایک ریزیومے آپ سمجھنے پورا ایک روڈ میپ بنا کے دیا ہے ٹھیک کہ ہے، یہ چیزیں جو ہے نا جو پچھلے دنوں میں تھیں اور آج نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کمپٹیٹیونیس تھی وہ
बड़ी मुतासिर हुई है। और बांग्लादेश ने उसी पीरियड के अंदर $5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, हमने उसी पीरियड के अंदर 2.1 बिलियन कम एक्सपोर्ट किया। तो ये मतलब ड्रॉ द क्लियर पिक्चर। और हमने कहा कि इन तमाम शोबों को हमें देखना चाहिए फर्दन एक एक करके। 6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमको चेक करना चाहिए। नंबर 1, आपका इंटरेस्ट रेट दूसरों के बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो हाउ कैन आप हमारी कॉस्ट डूइंग बिजनेस में बढ़ाता है। फिर रीफाइनेंस का रेट 6 से 18% हो गया, उसको देखने की जरूरत है। गैस के रेट में इजाफा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के रेट में बेतहाशा इजाफा हो गया। और आपका जो है ना इसके बाद जो सेल्स टैक्स जो रिफंड्स हैं उसकी फास्ट की सिस्टम को फिर फाल करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पैसे रुकते हैं तो आई हैव टू बोरो मनी एंड दैट इज नाउ 23-24%। वो तो किसी सूरत में बारे में नहीं। इन तमाम चीजें जो है इस इफेक्ट करती हैं आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। जब आपकी कॉस्ट पीयर ग्रुप से या रीजनल कॉम्पिटिटर से अगर ज्यादा है तो आप कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते और आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। ये स्पेशलाइज्ड आइटम है जो जा रही है जिसके साथ हम करें। अब जरूरत इस बात की है कि इसके लिए कॉम्पिटिटिव चार्ट बनाया जाए, कंपैरिजन चार्ट बनाया जाए। अच्छा। किसी से बनवा लें, किसी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बनवा लें कि ये हमारे एक्सपोर्टर, हालांकि हम तो इसके बावजूद भी अगर इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम जो है ना जिहाद भी कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनको अब अगर हम ये चीजें नहीं मुहैया करेंगे और एक लेवल सर, एक्सपोर्ट बनाने के लिए जो इंपोर्ट में अभी इन्होंने बात की, इसको ऑफिशियली तो कर दिया है, अनऑफिशियली भी पूरा नहीं हुआ है। इंपोर्ट को लिबरलाइज करना होगा तभी हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी। देखें, मैं ये नहीं कहता कि इंपोर्ट को लिबरलाइज करना होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में। आज हमारे पास डॉलर नहीं है। देखिए, इन डॉलर्स के बावजूद भी ये कर्ज है सऊदी अरेबिया ने जो दिया है, जो मेरी नॉलेज में है 4%, उसके ऊपर प्राइस टैग है, इंटरेस्ट रेट है। सो यूएई ने भी दिया है, मुझे नहीं पता कितना है। चाइना ने जो दिया उसमें भी 2.4% कुछ जो ना प्राइस टैग है। तो ये सारे पैसों से आए हैं। अगर हमने इनको नहीं लेना, इनको वापस करना है। वापस करने का तरीका ये कि हमारे पास अपने पैसे आ जाए। जब अपने पैसे जब आएंगे, जब हम अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। ये जो 5 नुकात हैं इनको गवर्नमेंट अपने टीम्स को चेक करे और इसके बाद उनका कोई सद्देबाप करे और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके आए। और एक मैं तो कहता हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन होना चाहिए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, और इसकी एक ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर। मेरा ख्याल है कि वी कैन डू वंडर्स। सर, एक 2 सवाल आपसे लास्ट करना चाहूंगी। एक तो ये कि जो हमारे एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट बेस करना, ये हमारे अपने ही फायदे में है। अगर हम इसको नहीं करते रहे, छेड़छाड़ करते रहे, तो हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है। एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, फंडामेंटल रिफॉर्म्स की इस वक्त जो बात की जा रही है, एक IMF ने भी यही कहा है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए अपनी इकोनॉमी में, वो हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पॉलिसी के लिए बहुत बेहतर होगा। मसला ये है कि इस्लाहात कोई भी करने जाते हैं तो फिर वहीं से सियासत शुरू हो जाती है। सर नहीं, देखें, जो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की जब आप बात करते हैं ना, तो एक बात हमको ये नहीं भूलनी चाहिए कि डॉलर इज अ कमोडिटी। जैसे सप्लाई एंड डिमांड में अंडे अगर महंगे हो जाते हैं तो पीछे से सप्लाई कम हो जाती है, या चिकन के अंदर बीमारी कोई आ जाती है तो आपका अंडा डबल प्राइस का हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो गई तो डिमांड है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसी तरह से डॉलर की जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसको नहीं, हमने क्या करना है, हमें सप्लाई बढ़ानी। सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि हमारे माशाल्लाह जो होम रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे बैरुल मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं, उनको हमने बढ़ाना है। उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? उसको बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, आज आपको जो 30 बिलियन आ रहा है उसके अंदर भी 2 बिलियन कम आया, इसलिए कि बहुत फ्लक्चुएशन था मार्केट में। 20-20 रुपए का फर्क था मार्केट रेट में और बैंक रेट में और ओपन मार्केट रेट में। तो जो अपनी माँ को पैसे भेज रहा है $1000, वो कहेगा 20,000 रुपए मेरी माँ को ज्यादा मिलेंगे, यार मैं हुंडी वाले से भेज दूँ। वो जो मामला है उसको रोकना चाहिए। बहुत अच्छा डार साहब ने इसके ऊपर इक़दामात भी किए और हमने बीच में देखा कि 3 रुपए का फर्क रह गया। अब इसको ये वाला तो तरीकाकार जो उनका है वो है, लेकिन जो परमानेंट और पायदार तरीका है वो ये है कि हम जो होम रेमिटेंसेज आ रहे हैं उसमें प्राइवेट बैंक से उनके कमीशन को हम बढ़ा दें और मल्टीपल रेट ऑफ एक्सचेंज दें। जैसे कोई $500 या से कम का भेजता है अपने घर पे, तो उसको जो है ना बाजार, आप समझ रहे हैं, आपका जो मार्केट रेट को वो जो बढ़ जाता है वो डॉलर नहीं आने की वजह से बढ़ रहा है, ये डॉलर की डिमांड की वजह से बढ़ रहा है। वो अगर ये आ जाएगा यहाँ से
और अगर उसको हम कह देंगे 2% तुमको हम ज्यादा देंगे, तो ये वो बाई नेशनल बैंक भेजेंगे, बाई बैंकिंग चैनल से भेजेंगे, तो आपके पास बहुत सारे रुपए डॉलर फौरी तौर पर आ जाएंगे। एक तो हल ये है। दूसरा हल ये है कि एक्सपोर्ट के सेक्टर को आप जो है ना पूरी तरह से खंगाल के समझ के विद इन डेज, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे कि कुछ नहीं करेंगे तो 5-6 महीने बाद आज वाली सूरत हाल फिर हो जाएगी। तो आप उसको जो है ना विद इन डेज उसके फैसले करें और उनको कॉम्पिटिटिव बनाएं, फिर उनसे बात करेंगे तुम कितना एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। मैं आपसे कहता हूं कि $5 बिलियन एक्सपोर्ट अगले साल बढ़ सकता है अगर हमारे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बांग्लादेश के बराबर आ जाए। I can assure you that this can happen. We have got the eligibility, हमारे पास कैपेसिटी है। हम इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे इसलिए कि ऑर्डर्स नहीं है। तो ये जो चीज है ना इसको हमको मद्देनजर रख के आगे काम करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। मुख्तार साहब, डिस्कशन आपने बात वही आ जाती है कि ये जो अब हमने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत जो लिया है वो पाकिस्तान को अपने अहदाफ को पूरा करना होगा, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और वही बात है ना कि एक और दरिया का सामना था मुझको जब मैं दरिया के पार उतरा, तो मैंने देखा हुकूमत को इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, बात यह है कि लेट्स नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। सबसे ज़रूरी बात थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। जी जी, थैंक गॉड। आप सोचें अगर डिफ़ॉल्ट होता तो क्या असर होता हमारा। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। चीन वगैरह वो हमें डिफॉल्ट होने नहीं देते, नहीं वो सही, अपने भी इंटरेस्ट है हमारे वो ठीक है, उनके अपने भी तो इंटरेस्ट है ना, इसलिए शायद वो ना होने देते हमें, लेकिन खतरा तो था ना। तो इसका इमीडिएट इफेक्ट जो हुआ है वो आपने देखा होगा, मार्केट जो है पहले दिन ही 48,000 पॉइंट क्रॉस कर गई है। और बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले, उसको इन्वेस्टमेंट आए, तो लोग लेकर आए पैसा, उन्होंने मार्केट में फेंका। तो अभी ये जो बात इन्होंने की है वो सही की है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कहते हैं कम करो, कम हो ही नहीं सकती अंडर द कंडीशंस ऑफ द IMF। आपने बिजली के रेट बनाने हैं, गैस के रेट बनाने हैं, तो बने भी नहीं, फ्यूल अभी फ्यूल के रेट भी और बढ़ने हैं। तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस तो कभी भी कम नहीं होगी, ये दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। आप ये है कि आप GST को रिड्यूस करें, जो आपने 18% की हुई है उसको 5% पे ले हैं, उससे सबको रिलीफ मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक आदमी जिसकी 20 लाख तनख्वाह है, जिसकी 15 लाख तनख्वाह है, जिसकी 5 लाख तनख्वाह है, वो भी दूध के उतने ही पैसे दे रहा है जितना एक 15,000 तनख्वाह लेने वाला दे रहा है। ठीक है कि नहीं है? वो तो एट सोर्स काट लेते हैं। तो वजह क्या है, तनख्वाहदार तबके पे ही हमेशा टैक्स लगाया जाता है, और जो हमारे तो उसको जब फायदा मिले, उसको सिर्फ उस वक्त फायदा मिलेगा जब आप GST को कम करेंगे, उस वक्त उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा। बाकी ये जो हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो ठीक है, दे आर इन प्रॉब्लम, उनको ट्रबल है। हमारा एक इसमें जो सबसे बड़ा, मैं आई बीन इन FPCCI ऑल्सो, तो उसमें ये है कि हम लोग थोड़ा जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, इनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। हमने देखा हर साल पेपर बना के भेज देते हैं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी रीड दोज पेपर्स। वो पढ़ता नहीं है उसको कोई भी, क्योंकि अगर ज्यादा हो, अगर 2 पेज की समरी होगी वो तो सारे पढ़ लेंगे, बंडल होगा तो फिर। कामरान, अब सर की बात से मैं वो जो टैक्स की बात हो रही थी, मतलब IMF की कंडीशंस भी है और हमें अपने अहदाफ भी पूरे करने हैं, IMF का एलामिया आपने भी पढ़ा होगा। एक सिंपल सा सवाल है मेरा, हमारे पास टैक्स नेट में लोग नहीं है इतने, 13,000 पाकिस्तानी जो है वो मेरा ख्याल है 75% जो है वो टैक्स देते हैं, सॉरी 75% टैक्स 13,000 पाकिस्तानी जो है वो देते हैं। वो मुख्तलिफ हैं, तकरीबन मैं काउंट करी थी तो 18 मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जो एक आम पाकिस्तानी देता है। और हमारे जो ताजिर बरादरी हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यकीनन उनको सब्सिडी या छूट मिल जाती है। तवील मुद्दती इस्लाहात की हमेशा बात की जाती है। अभी तक मेरा ख्याल है मुझे प्रोग्राम करते हुए 2-2.5 साल भी हो गए। हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने चाहिए, FBR का कानून सॉफ्ट होना चाहिए, आम आदमी को सर्विस सही मिले, एतमाद होना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। अब ये 9 महीने में हम कैसे ये सब चीज़ें कर सकें? देखिए, मुझे कोई 15 साल हो गए FBR को कवर करते हुए। हमने FBR में जो थे कागज़ के ज़रिए जो रिटर्न जमा होते थे उससे अपने इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जाते हुए देखा। बहुत सी चीज़ें FBR में चेंज भी हुई हैं, कस्टम्स में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा हमने डिजिटाइजेशन की है।
मगर सर देखिए शादिया, जो भी आईएमएफ की कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो आईएमएफ ये नहीं कहता कि जी आप बिजली के रेट बढ़ा दें, आईएमएफ कहते हैं कि बिजली जितने पर बना रहे हैं उतने पर बेचें। फिर आपको कंज्यूमर से लें पैसे, देखें वरना हुकूमत को कर्जा लेना पड़ेगा। इसकी एक और भी है ना, अब 300 अरब रुपए की आपकी बिजली चोरी हो रही है, वो बिजली चोरी कौन रोकेगा? वो 300 अरब रुपए की बिजली की चोरी रोकें तो आपके पास 1.5 अरब डॉलर तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जी आप अपने टैक्सेशन, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लामहला आपको पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट ड्यूटी लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारा एफबीआर तमाम तरह इस्लाहात के बावजूद इस काबिल नहीं है कि वो जो है टैक्सेशन को वसूल कर सके। नहीं, हम एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पे जो इनकम होती है उसको टैक्स नहीं करते। बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी छोटी छोटी जमीन रखी हुई है, बंजर भी है, उसकी आमदनी इतनी दिखा देते हैं कि वो अपने आप को टैक्स नेट से बाहर कर लेते हैं। दूसरा, हमने इसमें भी रियल एस्टेट को टैक्स नहीं किया है, रियल एस्टेट की हमने रीवैल्यूएशन नहीं की है। अभी भी चले जाएं जो डिफेंस में एक बंगला है, उसकी अभी भी वैल्यूएशन जो है वो चंद हजार रुपए में या चंद लाख रुपए में है, जबकि वो करोड़ों से ऊपर जा चुका है। तो उसकी रियल वैल्यूएशन पर उसकी जब तक नहीं होगी। फिर हमारे पास जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं वो खुद रजिस्ट्रार बन गई हैं, वहां पे प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, वही रजिस्ट्रार के तौर पर। वहां पर क्यों नहीं आप एफबीआर का पीओस लगाते, पॉस सिस्टम लगाते कि वहां पर जो भी लेन देन हो रहा है उस पर 1% भी अगर टैक्स लें तो आपके पास 100 बिलियन रुपीस तो ऐसे जमा हो जाएंगे, और दूसरा आपको पता लगेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी वो करनी थी, अभी नहीं की है। आईएमएफ कहते हैं या तो भाई आप कीमत बढ़ाएं, मगर हमारी या फिर अच्छा, आप एक बात रिकवरी बताइए, करें। एक चीज अभी लास्ट जो पैसे बढ़े बिजली गैस के, लेकिन अभी भी बिजली गैस के टैरिफ में इजाफा करना है, लेवी को 60 रुपए तक ले जाने की भी बात हो रही है, नए टैक्सेस में इजाफा भी होगा। तो जो एक आम आदमी मेरा प्रोग्राम देख रहा है उसको क्या हम बताएं कि अभी भाई थोड़ा हौसला करो, अभी महंगाई थोड़ी और होने वाली है? देखिए, महंगाई का तो सिलसिला पाकिस्तानी जो इस वक्त कौम है 2019 से देख रही है। हमने मुसलसल रुपये को डिवैल्यू किया और मुसलसल हमने ऐसे इकदाम किए जिससे पाकिस्तान की आवाम को महंगाई हुई, और फिर जब आईएमएफ प्रोग्राम नहीं आया और इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो उससे हमारी महंगाई जो है रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अब अगर इस महंगाई के बाद ये अगर हमारा आखिरी स्पेल हो महंगाई का तो फिर हम सोच सकते हैं कि चले जी आगे राहत हो जाएगी, मगर हमें मुसलसल एक इन्फ्लेशन के एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है जो 10% और 15% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, जो कि अब 30% चला गया। देखिए, अभी बेल्ट टाइट 4 साल से की हुई आवाम ने, उनको मजीद बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाली हुकूमत क्या रिफॉर्म्स लेकर आती है। देखिए, हमारे पास अगर 1000 अरब रुपए सालाना हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में झोंक देंगे, 500 अरब रुपए हम बिजली की जो चोरी और बिजली की जो शोबे में इनएफिशिएंसी है उसमें झोंक देंगे, तो हमारे पास फिर बचेगा क्या? कौमें अगर बनती हैं तो कौमें इस तरह से बनती हैं कि आज भी चाइनीज को जो है गर्म पानी पीने की आदत है, क्योंकि एक वक्त था कि वहां पे इतने भी नहीं होता था कि वो पत्ती इंपोर्ट कर लें। इंग्लैंड में भी आप चले जाए, इंग्लिश टी आपको मिलती है बगैर दूध के, क्योंकि वो दौर था कि जब अंग्रेजों के पास दूध खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। सो अक़वाम को इस तरह से अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो अभी तक हमने वो कुर्बानी की तरफ नहीं गए हैं। हमारा जो छोटा तबका है वो पीछे चला जा रहा है। हमारा जो अमीर तबका है इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन इस वजह से हम बुरी चीज कहते हैं कि वो इर्तिकाज़ दौलत कर देता है। एक जगह दौलत निकल जाती है और दूसरी जगह जाके वो मुर्तकज़ हो जाती है। तो इसको खत्म करना और मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना बहुत जरूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। ठीक है अफीफ, अब आप सारी डिस्कशन आप सुन रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं ये जो SIFC अनाउंस हुई, इकोनॉमी रिवाइवल प्लान हुआ, हमारे सनतकारों के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। सबसे बड़ा आप लोग को एक जो मेन इशू था वो एनर्जी सेक्टर था, गैस का, बिजली का बहरान। अभी रूस से हमने तेल लिया, अभी लाजमी तो थोड़ा बहुत हम मतलब हुकूमत मल्टी डायमेंशन चीज़ों पे फोकस कर रही है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को सबसे मेन जो इशू है वो क्या है इस वक्त? देखिए, जो लोकल इंडस्ट्री को इस वक्त सबसे मेन इशू है वो राइजिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है कि इस वक्त बोरोइंग करके कोई काम करना फीजिबल ही नहीं है। अगर आप देखें तो एक शायद ही आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जिसका 22% नेट प्रॉफिट हो। आप 22% इस वक्त आप बैंक में अपने पैसे जमा कर रहे हैं, आपको साल का 22% रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी क्यों इन्वेस्ट करेगा
इंडस्ट्रीज़ के अंदर और किसी भी और कमोडिटी के अंदर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा जब आपको 22% का रिटर्न विदाउट एनी रिस्क आपको मिल रहा है फ्रॉम द बैंक। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इससे हमारी इकोनॉमी में हमने स्लो डाउन बहुत देखा है। लोगों ने अपने जो वर्किंग कैपिटल्स थे उसमें से भी जो है लोगों ने पैसे निकाल के जो है फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिए ताकि जो इनकम है वो 22% इनकम आ रही है बैंक से, तो सबने कोशिश किया कि यार हम वहाँ पे कर लें। इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस आज से 2 साल पहले 3% पे था, आज 19% के ऊपर है। 19% अगर एक एक्सपोर्टर बैंक को दे देगा तो वो उसको क्या खुद बचेगा, वो किस तरह अपने वर्किंग कैपिटल को जो है वो संभालेगा, जबकि आपके सेल्स टैक्स के रिफंड, आपके इनकम टैक्स के रिफंड जो है वो फिर जो है वो खड़े होना स्टार्ट हो गए हैं, उनकी कोई रिफंड नहीं आ रहे। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं एक बिजनेसमैन के लिए। सेकेंडली ये जो रिफॉर्म कमेटीज़ बनाई गई हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म कमेटीज़, उसके अंदर मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको इन्वॉल्व करके उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो। क्योंकि देखिए जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉब्लम बताएगा तभी उसके सोल्यूशन निकलेंगे, और जब उसके सोल्यूशन निकलेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी ग्रो होगी, हमारी इम्पोर्ट भी कम होगी। तो मुख्तार साहब, अभी आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की थी, कोई 10 हमारे बड़े बिजनेसमैन थे, यकीनन उनके साथ सजेशंस कुछ उन्होंने अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हमारे ताजिर भाइयों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने। तो उसको लेके भी ये जो SIFC बन रही है, जो उसमें काम हो रहा है, तो जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो हुकूमत जो बिजली खरीदती है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब 8 रुपये से जो एनुअल रिबेसिंग है वो। और IMF भी यही कहता है कि भाई आप जो अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, जिस कानून के तहत बढ़ा रहे हैं, जो मजीद जो लागत हो रही है वो आप कंज्यूमर पर डालें, वरना फिर हुकूमत, जो मैं अभी कामरान से यही बात कर रही थी, वरना हुकूमत को फिर कर्ज लेना पड़ेगा। अभी हम वैसे ही कर्जों में जकड़े हुए। ये जो आर्मी चीफ ने अपने आप को इन्वॉल्व किया इकॉनमी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको एश्योर करने के लिए कि मतलब नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड एज़ फार एज इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न। उसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे और उनको पूरा उसमें बैकअप होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा और इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं वो नहीं होंगी। उसका बुनियादी मकसद यही है। तो वो ही हैज़ आल्सो बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है उसमें वो भी मेंबर हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है। एक पॉइंट जो आपने रेज़ किया था कि टैक्स चोर है पाकिस्तान में ना, टैक्स ये बिल्कुल एक मिसनोमर है। अच्छा। मुझे सिर्फ ये बताएं 23 करोड़ अवाम में से सिर्फ जो बच्चे हैं ना दूध पीने वाले, उनके ऊपर भी दूध का टैक्स है। बिजली आप बिल देते हैं, टैक्स आम आदमी देता है। मैं ये कह रही हूं कि 13,000 आदमी सब आदमी 75% उसमें देखें ना, हर एक आदमी की जो यूज़ है, हर एक आदमी पानी पीता है, पानी का टैक्स देता है, बिजली का देता है, गैस का टैक्स देता है, मोबाइल फ़ोन का टैक्स देता है। 13.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन है, इसका ही अगर आप टैक्स देख रहे हैं तो कितना बनता है। तो ये कहना कि जी ऐसे बदनाम किया हुआ है मुल्क के लोगों को, जी टैक्स नहीं देते, हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स लेते हैं। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है? माचिस से लेकर और ऊपर तक जो भी आप चले जाएं वो आप एवरीवन इज पेइंग द टैक्स। सैलरी का इनकम टैक्स आपका कट जाता है। तो ये ऐसी ड्रामाबाजी बनाई हुई है, जी टैक्स चोर है, टैक्स चोर है। एक तो मुल्क की बदनामी करते हैं कि जी टैक्स चोर है, दूसरा आप ये कह सकते हैं टैक्स एवेजन होता है। बड़े बड़े जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, पकड़े गए हैं, जिन्होंने चोरी की बिजली लगाई हुई थी, जिन्होंने चोरी के गैस कनेक्शन लगाए हुए थे, तो वो कुछ पकड़े गए हैं। वो एक सिस्टम है जिसके तहत करते हैं। लेकिन ये कहना एकदम स्वीपिंग स्टेट बना देना कि जी टैक्स चोर है, पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं देता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और हम खाम खा जाके सारी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं। कह रही हूँ कि कोई नहीं देता है टैक्स, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सब बड़े देते हैं, सनअतकार हैं। आप भी दे रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टैक्सेशन पर बात हो रही है ना, टैक्सेशन के 2 इश्यूज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन और एक तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो हर कोई दे रहा है, मगर डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं दे रहे जो इनकम पर टैक्स है। जब तक इनकम टैक्स पर टैक्स लगेगा, जो अमीर लोग हैं वो उससे